तो स्क्रीन वगैरह विजिबल है आप लोगों को ना, सब कुछ ओके। तो कहाँ तक डिस्कस किया था हमने, कौन से रूल्स तक? रूल नंबर 8। ओके, सबको समझ में आया था रूल नंबर 8 तक? ओके, चलिए फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। रूल नंबर 8 विजिबल है ना आज? तो कोई दिक्कत परेशानी? If the subject of a sentence is everybody, somebody, nobody, anybody, इनका जो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये जो स्टार्टिंग के जो आपके जो 8 वर्ड्स है, ये पर्सन को रेफर करते हैं, ठीक है? और ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन। क्या होते हैं ये? अभी प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा मैं आपको इनके बारे में। फिर इसी तरीके से समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग एंड एनीथिंग, ये भी आपके प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ये थिंग को डिनोट करते हैं, ठीक है? और होते ये भी प्रोनाउन है। और कैसे प्रोनाउन होते हैं? तो ये भी सिंगुलर प्रोनाउन कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये सारे के सारे हमारे जो सब्जेक्ट बनने का काम करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है, इफ इट वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, देन व्हाट वी टू डू? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कौन सी वर्ब चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल? तो हमें एक सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो 12 के 12 वर्ड्स है, ठीक है, इन सभी के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। देन द वर्ब इज सिंगुलर, आपकी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी। तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज अ प्लेनेट। एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज अ प्लेनेट। देखिए ये सब्जेक्ट है, और नोज ये आपकी वर्ब है। अब एक वर्ब होती है नो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है न्यू, थर्ड फॉर्म होती है नोन, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना होता है, तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, नो में हमें आईएनजी ऐड करना पड़ेगा, इट बिकम्स नोइंग। और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करना पड़ता है, तो ये हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। तो हम करेंगे नो प्लस एस, तो ये बन गया नोज, ठीक है? और ये फिफ्थ फॉर्म जितनी भी होती है, ये अपने नेचर में ऑलवेज सिंगुलर कंसिडर की जाती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितनी भी होती है, ये अपने आप प्लूरल होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। समवन अमंग हिज फ्रेंड्स लाइक्स पार्टी। जब ये क्वेश्चन बेसिकली दिया जाता है ना, तो इस फॉर्मेट में ज्यादा दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हमारी आदत होती है ना कि हम सब्जेक्ट और पास वर्ब को एक जगह पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पास पास, क्योंकि हमने स्कूल लेवल पे भी छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ा हुआ होता है, पढ़ाते भी है छोटे छोटे सेंटेंसेस, आई एम, यू आर, तो हमें वहां पे एक साथ सब्जेक्ट और वर्ब नजर आते हैं। तो वही स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि यार ये तो हिज फ्रेंड्स है, और हिज फ्रेंड्स है तो लाइक्स होना चाहिए, ठीक है, लाइक होना चाहिए, लाइक्स नहीं होना चाहिए। तो समवन अमंग हिज फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये एक ऑब्जेक्टिव केस आ गया इनके बीच में, ठीक है, ये वाला रूल ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन अगर इस रूल को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाए,
तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये समवन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट आपका ये है, और इस ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब जो यूज होगी वो कैसे यूज होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे लाइक्स दिया गया है, तो ये दोनों बातें आपके दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे नो करके देंगे और यहाँ पे लाइक करके देंगे, तब दिक्कत होती है, तब स्टूडेंट्स तो सही मान लेते हैं लाइक करके जब दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर सम, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, मतलब थोड़ा सा परेशान करने वाला पार्ट है कि आपको ये थोड़े से याद करने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज ज्यादा होते हैं इस चीज में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज की ज्यादा रिवाइज करना, स्पेसिफिकली रूल नंबर 9 कि यार क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल वर्ब यूज करें, पता होगी कि आपने पढ़ा है, लेकिन आपको जो क्लियरिटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो इसका एक ही इलाज है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ेंगे। तो आफ्टर सम, सम ऑफ, ऑल, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लोड्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ईटीसी। अगर इसके अलावा एक दो वर्ड्स अगर कुछ और, वैसे तो कोई वर्ड्स नहीं है, अगर दिए जाए, इफ देर इज अ काउंटेबल नाउन, अगर इन वर्ड्स के बाद, ठीक है, कोई काउंटेबल नाउन दिया गया हो तो इट ऑलवेज अ प्लूरल वन, तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। काउंटेबल नाउन में आपने पढ़ा था कि दो टाइप्स के नाउन होते हैं, एक नाउन होता है सिंगुलर और दूसरा नाउन होता है प्लूरल, यस और नो, पढ़ा था ना। तो अगर ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे सम हो या सम ऑफ आए या ऑल आए या इनफ आए या मोस्ट आए या मोस्ट ऑफ आए या अ ग्रेट डील ऑफ आए या आ लॉट्स ऑफ आए, लॉट्स ऑफ आए, प्लेंटी ऑफ आए, तो इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन दिया गया है तो आपको प्लूरल नाउन का यूज करना है, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं होता इनके साथ, ठीक है। और फिर अगर प्लूरल नाउन का यूज करेंगे तो उसके लिए फिर आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी, ये वाली बात समझनी है। होता क्या है कि आपका वर्ब का एरर ना देके आपका नाउन का एरर दे दिया जाए, कि आपको पता है इन सारे शब्द के साथ सर ने बताया था कि अगर काउंटेबल नाउन कोई यूज होगा तो वो कैसा नाउन यूज होना चाहिए, प्लूरल वन, प्लूरल होना चाहिए वो नाउन, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। जैसे सम बॉय, तो सम बॉय नहीं होगा, आप कहेंगे सम बॉयज, क्या कहेंगे, सम स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट कभी नहीं कहेंगे, ओके। तो काउंटेबल नाउन के साथ आपको ये वाला रूल ध्यान रखना है कि अगर आपको नाउन यूज करना पड़े तो आप किस टाइप के नाउन का यूज करेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब। नेक्स्ट, रूल नंबर 10 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल है कंफ्यूजिंग, कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस चैप्टर में लेकिन उन्हें ये वाला रूल याद नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो वो इतनी बारीकी से इन चीजों को ध्यान नहीं देते। तो अगर क्वेश्चन आ गए तो यहाँ से गलत होने के चांसेस रहते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन आपको एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपको मैंने बहुत जोर दे के इस बात को बताया है, तो इस चीज को पढ़ लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, क्वेश्चन नंबर 8, रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट था, 6, 7 और 8, ठीक है। तो रूल नंबर 10 कहता है कि इफ, हु, विच और दैट, ये आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी आप प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए बात आ गई, तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में अगर यूज हो तो देन द वर्ब टू फॉलो डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड पर्सन ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। तो ये, इसका कोई फिक्स स्पेसिफिक रूल नहीं है, इसका एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर आपको ये वर्ड्स दिए गए, हु, विच और दैट, जहां भी सेंटेंस में ये तीन वर्ड्स आपको विजुअलाइज हो जाए, दिख जाए,
तो आप सीधा इससे पहले वाले वर्ड पे चले जाना, इसी को कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, इसके इसके इन वर्ड्स से पहले आपको एक नाउन दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? एक नाउन दिया गया होगा। अगर ये नाउन आपका सिंगुलर दिया गया है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा यहाँ पे। अगर ये नाउन आपका प्लूरल दिया गया है तो ऐसे केस में फिर आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये वर्ड्स आए तो इस वर्ड को आइडेंटिफाई करो, और ये वर्ड्स फिर इसके एक शब्द पीछे जाओ, नाउन को आइडेंटिफाई करो, और उस नाउन को देखो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर वो नाउन आपका प्लूरल होगा तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्योंकि ये क्या करता है, ये दो चीजों को रिलेट करता है। ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा जब नाउन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखिए कैसे काम करता है ये। मैंने बोला वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वाज डिस्कस्ड इन द कॉन्फ्रेंस वाज रेज्ड बाय हिम। इसी टाइप का सेम ये क्वेश्चन ही उठाया हुआ है मैंने। मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, लेकिन डिड एसएसबी का किसी सेट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दिखा वर्ड विच। अब विच से पहले आप देखें यहाँ पे है आपको प्रोनाउन दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रोनाउन। प्रॉब्लम एक वो नाउन होता है ना, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो ये कैसा नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर कैसे हुआ? ये आप प्रॉब्लम बोलते हो तो ये प्लूरल। प्रॉब्लम होता है सिंगुलर और प्रॉब्लम्स होता है प्लूरल। तो ये प्लूरल नाउन है। अच्छा देखिए, यहां से आपको ये वाला रूल याद नहीं आया क्या? वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ। मैंने बोला कि इस रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो वो वाला रूल कंसीडर कर लो इसे, या ये वाली बात समझ लो। ये क्वेश्चंस दोनों अप्रोच से सॉल्व हो जाएंगे आपके। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक रूल नंबर 5 या 6 पढ़ाया था। एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। भाई देखो, ये सारी चीजें याद रखोगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करें। जितना रिवाइज करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ। अगर ये वन ऑफ आए, एवरी वन ऑफ आए, नीदर ऑफ आए, तो उसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन इज ऑलवेज प्लूरल। कैसा होना चाहिए नाउन और प्रोनाउन? प्लूरल होना चाहिए। तो अगर सपोज दैट आपको प्रॉब्लम आ भी रही थी कि प्रॉब्लम्स कैसा नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो इस वाले डाउट से, इस चीज से आपका कि ये बात आपका भ्रम क्लियर हो जाता। ठीक है, तो ये है आपका प्लूरल नाउन। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन। अब ये प्लूरल नाउन है ना, अब विच के बाद देखो एक वर्ब दी गई है वॉज। तो अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे आएगा वर। क्या आएगा, क्या यूज होना चाहिए? वर। इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा चीजों को, और ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में। ये दो चीजों को रिलेट करता है, इसके अंदर एक कंजक्शन छिपा होता है, एक प्रोनाउन होता है। इस विच वर्ड के अंदर दो वर्ड छिपे हुए हैं अपने आप ही। चलिए एक अगले क्वेश्चन पे, कुछ और एक दो क्वेश्चंस पे लेके जाता हूँ, अगर शायद इंक्लूड कर रखे हो मैंने। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोई बात। यस, चलिए मैं एक पूछ ही लेता हूँ आप लोगों से। सपोज दैट मैं कोई आसान सा ही क्वेश्चन दे के पूछ लेता हूँ आप लोगों से। मुझे इसका बताइए। दिस इज द बुक
which I have bought टुडे। बताइए इस क्वेश्चन में कोई एरर है? शी इज द गर्ल हु who speak the truth। बताइए दोनों सेंटेंस में। हम्म। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में ये जो विच है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका अपना कोई अपना एक सब्जेक्ट है, यस और नो? तो इसलिए अभी यहाँ से कोई एरर नहीं बन रहा आपका, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग हम हैव यूज करते हैं। ओके, अगर यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता, जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा ना, तो इसके बाद सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता? सब्जेक्ट। जैसे यहाँ है हु, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दिया है क्या? नहीं। तो इसलिए आप यहाँ से इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि ये गर्ल सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए जो वर्ब आनी चाहिए वो कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर। तो स्पीक तो प्लूरल वर्ब होती है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? और यहाँ पे ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। मैंने दो दो क्वेश्चंस, एक एक दो दो एग्जांपल सबके ही दिए हैं। अब प्रैक्टिस भी और चीजें भी, ठीक है, कोशिश करते हैं जितना भी मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस की कम ही वो रखा करें। मेरा काम है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना। आप बुक लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं या चीज़ें चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़े बहुत मटेरियल दे दूंगा, ठीक है। आप हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे उतनी क्लासेस नहीं मिल रही है कि मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊँ और पढ़ा भी पाऊँ। ओके। हाँ। अब आपको दो क्वेश्चंस देख के बता दिया, अब आप बुक ले लें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। या प्रीवियस ईयर मैंने हमेशा फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी बुक्स ले लें, उसकी प्रैक्टिस सेट ले लें, ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लें और इंग्लिश वाले सेक्शन को सॉल्व करें। समझ गए? ऑनलाइन के लिए आप ले सकते हैं textbook.com की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहें तो, ठीक है। पेड है, ये पेड है। बुक के लिए आप कोई भी एक बुक ले लें,
हिंदी मीडियम्स में भी बुक अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको जो लैंग्वेज सूट करता है आप वो ले लें अपने अकॉर्डिंग। कोई भी एक बुक लेंगे, डी ट्रिपल एस बी के लिए चीज़ें वो रह जाएंगी, बाकी चीज़ें मैं सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ इस बुक में क्या कमी है क्या नहीं है, और अगर कुछ ज़्यादा नीडेड होगी तो मैं उसकी अलग से भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एक्चुअली क्या है ना कि आपकी क्लास में कोई एक्टिव ही नहीं रहता, ठीक है। पहले रिकॉर्डेड वीडियोस की डिमांड थी, शायद वो भी अब कोई नहीं देख रहा है। अगर देखते तो रिवीजन वगैरह आपका प्रॉपर चल रहा होता। पहले आप लोगों ने हुआ मचा रखा था। दूसरी बात क्या है कि आप एक्टिव नहीं है कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जब आप डिमांड नहीं करेंगे तो आपके लिए चीजें दी कहाँ से जाएंगी। स्टूडेंट्स को खुद से काम लेना होता है कि हाँ भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है और मैंने ये फला फला प्लेटफॉर्म ये चीजें ज्वाइन करी है, तो मुझे इसका एडवांटेज मिलना चाहिए। आपको मैं थोड़ी कहूंगा कि आप ये ले लो वो ले लो कर लो। समझ गए बात को? तो अगर चाहिए होगी तो मैं इसकी प्रैक्टिस सीट भी सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस खुद से कर ले। नहीं हेजिटेट क्यों होना है, क्यों आपको टीचर बनना है ना। अगर हेजिटेट रहेंगे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म या इतनी अच्छी चीजें, शायद मैं इसलिए तो बुलवाने की और ज्यादा कोशिश करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बोलने लायक नहीं बनेंगे, जब आप स्टेज शेयर करेंगे, जब आप किसी को इनवाइट करेंगे स्टेज पे, आपको कोई अवार्ड दिया जाएगा किसी तरीके का, वो वहां पे कैसे बोलेंगे? आपको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात करनी होगी। तो ये तो एटिक्यूट्स, ये तो स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए ना। अभी तो घर पे अभी तो घर पे रह के बोलना है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? घर पे रह के बोलना है, फेस नहीं देख रहा मैं आपका, आप मुझे नहीं जानते, मेरे सामने आ जाओगे मैं नहीं पहचान पाऊंगा, उसके बाद भी डर। तो ये हेजिटेशन अगर इस लेवल पे नहीं निकला तो सामने तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। और सामने तो कई तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं, इफ सर्टेन एक्सप्रेशंस लाइक अनफुलफिल्ड विश। देखिए ये टेंस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अनफुलफिल्ड विश की बात हो, कंडीशंस, डिजायर इन द प्रेजेंट, कोई प्रेजेंट के डिजायर की बात हो, स्टेट इज टू बी ब्रॉट इनटू एक्सप्रेशन। जब आप बोलते हुए इन एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी, ख्याली पुलाव पक रहा हो आपके मन में, या कोई कंडीशन लगा के कुछ चीज प्रेजेंट से रिलेट करके कहना चाहते हैं, विद द यूज ऑफ, आपने पढ़ा था ना एक इफ क्लोज, टेंस के अंदर कंडीशनल पढ़ाए थे मैंने आपको। इफ हो या एज इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, या एज दो आई, या आई विश से सेंटेंस स्टार्ट हो, या इट इज टाइम, या इट इज हाई टाइम, etc, along with which to be इज यूज्ड। तो आपको बी की फॉर्म यूज करनी होती है इनके साथ, ठीक है। बी की एक फॉर्म भी मैंने आपको बताई हुई है। बी के 8 वर्ब वो होते हैं वर्ड्स, मैंने आपको पैसिव वॉइस में पढ़ाया है। इज, एम, आर, वॉज, वर। ये तो बहुत आसान वाली वर्ब होती है, जो स्टूडेंट्स को लगता है ये आसान होती है, लेकिन ये इतनी आसान होती नहीं है। सबसे ज्यादा खतरनाक वर्ब होती है ये, है ना। इसके अलावा इसमें बीइंग, बीन, तो ये जो वर्ब्स हैं आपकी 5 2 7 और एक अपने आप में एक वर्ब होती है बी, तो ये 8 वर्ब्स हो गई। तो हमेशा जब भी ये इस फॉर्म में लिखी रहेंगी तो इनमें से किसी एक फॉर्म का यूज होगा, यूज्ड, देन ओनली इट्स वर फॉर्म इज यूज्ड। तो बी की फॉर्म का यूज करना है और इन सब में हमें हमेशा वर का यूज करना है। आप याद करें कि जब आप आई विश बोलते हैं तो इससे इमेजिनेशन की बात होती है कि आप किसी अनफुलफिल्ड विश की बात कर रहे हैं जो आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती। जिस इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, वो ऐसे सेंटेंसेस को आप जनरली किसमें बनाते हैं? पास्ट में, ठीक है। और उसके साथ वर का यूज बेसिकली करते हैं, जैसे कि आई विश आई वर एन एंजल। काश, आई विश का मतलब होता है कि काश, या वुड दैट, ऐसे वर्ड्स आ जाए। तो ऐसे में आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता, सबके साथ आपको वर का यूज करना है। किसका यूज करना है? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नॉर्मल केस में क्या होता है कि आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो आई जो विश है, ये एक अनफुलफिल्ड विश की बात कर रहा है कि काश मैं एक एंजल होता। एंजल है तो नहीं, तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हुई ना उसके लिए।
यस और नो? मैंने कहा आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो एक इमेजिनेशन है ना मेरी, अनफुलफिल्ड विश है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो इफ आई वॉज यू आई वुड हैव रिक्वेस्टेड द वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क टुडे इटसेल्फ। बताइए। आपने देखे ये कंडीशनल वाले चैप्टर रिवाइज करना इस पे, और ये रूल नंबर 10 पे 11 पे कमांड करनी है। तो मैंने कंडीशनल में और डिटेल में चीजें बता रखी है। मैंने बताया था कि कैसे पास्ट पास्ट पे अगर आपका पास्ट में है तो दूसरा भी स्टेटमेंट पास्ट में होता है, एक बताया था, है ना, कि आपको कुछ रूल्स लिखवाए थे और चीजें बताई थी। तो यहाँ पे आई इफ वर्ड लगा है ना, तो ये एक इमेजिनेशन की बात कर रहा है, तो आई के साथ हम वर का यूज करेंगे। इफ आई वर यू आई वुड हैव रिक्वेस्टेड। देखिए वर आया, एक सब्जेक्ट प्लस वर प्लस, ठीक है, उसके बाद आपका कोई कंजक्शन दिया गया हो, ठीक है, ये इफ क्लोज। बात समझ में आ रही है? इस तरीके के स्टेटमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कॉमा लगा हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वुड, फिर उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चीजें पढ़ाई थी आपको, कुछ याद आया? तो वो चीजें, तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट को एग्रीमेंट से पूछे, टेंस का कोई वो पूछ ले, हो सकता है इस पार्ट में वो हो। तो अब जितनी चीजें आपने सीख ली ना, उन चीजों को लिंक करते हुए चलना है, और लिंक तभी होगा जब आप डेली रिवाइज करेंगे। अब धीरे धीरे जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतने ही ज्यादा चीजें कंफ्यूजन क्रिएट होती जाएगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप जितना, भाई आपने 8 दिन से खाना ना खाया हो, ठीक है, आपने 3 दिन से खाना ना खाया हो, और 3 दिन का खाना कोई इकट्ठा दे खा पाएंगे? बताइए। शायद एक दिन में जितना खाते हैं, एक टाइम में जितना खाते हैं, ज्यादा ज्यादा अगर आप आधे केजी, हाफ केजी बिरयानी खाते हैं, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 3 दिन बाद कोई खिलाएगा, 3 दिन भूखा रख के, तो आप 1 केजी खा जाएंगे। लेकिन आधे आधे केजी, 3 डेज की बात करें तो 3 केजी थोड़ी खा पाएंगे आप एक टाइम में। यस और नो? तो इसलिए फिर आपको 1 केजी खिलाने के बाद आपको कोई कितनी भी अच्छी चीज दे, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कहेंगे दूर दूर ले जाओ इसे, दूर। तो वही बात है, तो अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे चीजों को लिंक करके पढ़ना है। लेकिन यही आप आधे आधे केजी अगर डेली खाएं तो आपके शरीर को भी बेनिफिट पहुंचेगा। तो सेम इसी तरीके से आपके इंग्लिश के साथ, आपके क्या कहते हैं स्टडीज के साथ भी यही फॉर्मूला, यही चीजें अप्लाई होती है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको रिवीजन करने का तरीका भी बताया था, वो बड़ा साइंटिफिक तरीका है, लेकिन स्टूडेंट्स उसको अप्लाई नहीं कर पाते। मैंने बोला है कि क्लास ओवर होने के बाद जरूर 10 मिनट्स रिवाइज क्या करो जो भी आपने नोट्स बनाए, क्लास में आने से पहले 15 मिनट पहले रिवाइज करके आया करो। ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे, आप भूलोगे भी नहीं। एक बार क्लास में पढ़ लोगे, 2-3 टाइम्स खुद से रिवाइज कर लोगे, सिर्फ आधे घंटे की मेहनत में आपकी सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू प्रोनाउंस आर ज्वाइंड विद एंड, अगर अब कोई दो प्रोनाउंस जुड़े हुए हो एंड वर्ड से, तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे कि आई एंड ही आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे आई प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। अब बहुत सारे, कई बार होता है कि ही के साथ इज लगा देते हैं, या एग्जाम में जानबूझ के इज करके ही देंगे, आई एंड ही इज इंटेलिजेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब इस क्वेश्चन में एरर है, लेकिन अभी जो मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन करवाए, 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-3 रूल्स जहाँ पे मैंने डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन उठाए थे और वही क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। अदरवाइज बाकी मैंने करेक्ट एग्जांपल्स लिए, बहुत ज्यादा एरर वाले एग्जांपल्स नहीं लिए। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाएगा। तो एग्जाम में इस फॉर्मेट में दिया गया होगा, तो इस पार्ट में आपका एरर होगा, क्योंकि ये दो प्रोनाउंस हैं और एंड से जुड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी हमें प्लूरल चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद है यू एंड शी हैव रिटन द लेटर। तो यहाँ पे यू एंड शी,
दो प्रोनाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव हमारी प्लूरल वर्ब होती है। हैड कौन सी वर्ब होती है वह सभी आप बताओ जरा मुझे। हाँ बताओ, तबस्सुम आप बताओ, हैड कौन सी वर्ब है, सिंगुलर या प्लूरल? दोनों में यूज करते हैं। ओके। नीतू जी आप बताओ, डू कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर और प्लूरल? गलत। ये तो रिवाइज करे चीजों को, डू प्लूरल है और डज सिंगुलर होता है। एक इसी का सेकंड फॉर्म होता है डू वाली वर्ब का ही सेकंड फॉर्म डीड। ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकती है। तो अब आपके यही बेसिक्स बेसिक्स से कॉन्सेप्ट पता नहीं है अगर सिंगुलर और प्लूरल की चीजें। मैंने डू पूछा था, आप पूछे किसी से भी। और हैज भी तो सिंगुलर होता है, हैज कब से प्लूरल होने लगा? हैड हैड तो इन्होंने बता दिया कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो जो पास्ट जो टेंस है, चाहे डू हो, क्योंकि पास्ट में हैड सबके साथ यूज होता है, डिड सबके साथ यूज होता है, ठीक है। फिर आप पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो प्रेजेंट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपका वॉज और वर का। तो पास्ट के चार जो टेंस पढ़े हैं आपने, उन चार में से सिर्फ एक ही टेंस में बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे वॉज और वर प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस। तो यहाँ पे यू एंड शी प्लूरल था तो हैव यहाँ पे सही है, और क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो हैज दिया जाएगा, कंफ्यूज करने के लिए कि क्योंकि सी है और सी बच्चों को पता होता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वो इसके अकॉर्डिंग हैज सही मानते हैं। तो आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ये दो प्रोनाउंस हैं और दोनों प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल हुए, और प्लूरल हुए तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो ऑलरेडी हैव दिया गया है तो हैव करेक्ट है, ठीक है, तो हैव का ही यूज करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन वो मैंने, हाँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा था कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्स में हैव की जगह हैज ऑलरेडी दिया गया होगा आपको, ठीक है। वहां पे हैव की जगह दिया गया होगा हैज, और बच्चों को ये लगता है कि शी के साथ तो हैज आता है तो वो क्वेश्चन को सही कर देते हैं, नो एरर टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए, और एंड से जुड़ने की वजह से दो अलग अलग लोग हैं, एक तुम है और एक वह है। तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज ही सही होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल जैसा ही बर्ताव करना है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द सब्जेक्ट्स आर joined विद नॉट बट, अगर आपका कोई सब्जेक्ट नॉट बट से और नोट से जुड़ा हुआ हो, देन द वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट विच इज नॉट विद द सब्जेक्ट नोट। तो वर्ब जो है वो उस वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगी जिसके साथ नोट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट नोट बट से जुड़ा हुआ हो या सिर्फ नोट से जुड़ा हुआ हो, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ ये आ गए तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज नहीं करना है, हमें दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। अगर हमारा दूसरा वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल यूज करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नॉट शी बट हर टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पे नोट है, नोट के साथ कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, शी। तो जहां पे नोट दिया गया हो, जो सब्जेक्ट नोट के साथ दिया गया हो, इफ द सब्जेक्ट्स आर joined विद नॉट बट, अगर आपका सब्जेक्ट नॉट बट से जुड़ा हुआ हो या सिर्फ नोट से जुड़ा हुआ हो, देन द वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट विच इज नॉट विद द सब्जेक्ट नॉट। तो वर्ब हमेशा उस वाली सब्जेक्ट को फॉलो करेगी जिस सब्जेक्ट के साथ नोट जुड़ा हुआ नहीं है। तो नोट के साथ ये वाला सब्जेक्ट तो जुड़ा हुआ है,
तो इसके अकॉर्डिंग हमें सी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। बट हर टीचर्स आर रेस्पॉन्सिबल। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका हर टीचर्स। क्या है सब्जेक्ट? टीचर्स। अब टीचर्स तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए वर्ब कैसी आई? प्लूरल। दूसरा क्वेश्चन, शी नॉट हर टीचर्स इज रेस्पॉन्सिबल। अब देखिए ये नोट है, नोट के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज हो रहा है? नॉट हर टीचर्स। ठीक है, तो इस वाले सब्जेक्ट को आप काट देंगे। अब जो वर्ब यूज होगी वो आपके इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो यहाँ पे इज का यूज सी के अकॉर्डिंग हुआ है, और यहाँ पे आर का यूज इस हर टीचर्स के अकॉर्डिंग हुआ है। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, हड़बड़ाहट में पढ़ लेते हैं, और कई बार थोड़ा सा ये इसलिए भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। मैंने कहा कि नोट बट या तो ये पेयर में आए, ठीक है, या सिर्फ नोट आए। अगर इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इनके साथ कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इनको सब्जेक्ट नहीं मानना है। ठीक है, और जब भी सेंटेंस में नोट के साथ कोई सब्जेक्ट ऐड होगा तो इनको सब्जेक्ट नहीं मानना है। एक दूसरा सब्जेक्ट आपको दिया गया होगा, तो हमेशा आप इस सेकंड सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था नॉट शी, तो नोट के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो शी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नोट के साथ जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो है हर टीचर्स। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आर आया है वो आया है इस वाले सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पे जो ईज आया है वो आया है इस शी वाले सब्जेक्ट के लिए। अब बताओ बात क्लियर हो गई? क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब यूज करी प्लूरल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जनरली वी यूज मे इन ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज इन इनवर्जन। देखिए एक वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड होता है मे, इसे आप मॉडल्स में पढ़ते हैं, यह आपके एक सेंटेंस में भी यूज होता है। और जब इसके साथ मैं का सेंटेंस बोला जाता है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब कैसी? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब कैसी? प्लूरल वर्ब। लेकिन ये जो मे जो वर्ड है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में ज्यादा यूज होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब आप किसी को ब्लेसिंग्स दें, ठीक है, किसी के लिए प्रे करने की बात करें, जब इस तरह की बात करते हैं, जब आप किसी को विश करें, तो ऐसे सभी सिचुएशंस में हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैं गॉड ब्लेस यू कहते हैं ना, ऐसा सेंटेंस बहुत कॉमन सा सेंटेंस है। यस। अब देखिए ये मैं तो है मॉडल, कोई दिक्कत नहीं है। गॉड ये है आपका नाउन। यस और नो? अब बताइए गॉड सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब। यस और नो? दूसरा देखें, मैं यू लिव लॉन्ग, यू कैसा सब्जेक्ट होता है? ये यू जो है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन दोनों ही केसेस में इसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है? प्लूरल। अब यहां पे देखिए, तो अब एक बात क्या निकल के आई, ये इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? ये कहता है आप यहाँ पे यू की जगह ही करो, कोई दिक्कत नहीं है,
ही करोगे तब भी ये लिव रहेगा, लिव्स नहीं होगा। उसका एक रीजन ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में चीजें रिवर्स हो जाती है और ये इन्वर्जन को फॉलो करता है। यानी जनरली क्या होता है, हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब का, और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। लेकिन आप इन सेंटेंसेस में देखो कि पहले आपको दी गई है वर्ब, पहले क्या दी गई है, वर्ब, और उसके बाद आपको दिया गया है सब्जेक्ट, और सबसे पहले दिया गया है आपको मैं। देखिए, दिख रहा है कुछ आपको? कुछ और सेंटेंसेस में आपको बताऊं तो ये बेसिकली क्या करता है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे केस में हमेशा इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसी वर्ब का यूज करेंगे, बताइए? प्लूरल वर्ब का। अच्छा, कई बार होगा मैं दिया भी नहीं गया होगा आपको, तब भी ये बात समझनी है आपको कि अगर मैं ना दिया गया हो तो इसमें हिडन मीनिंग भी छिपा होता है। ठीक है, कई बार आप क्या देते हैं, गॉड ब्लेस यू, मैं बिना मैं बोले बोलते हैं ना। तो इफ, देयर या इट, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, देयर एंड इट। अगर आपके सेंटेंस में ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज हो इन अ सेंटेंस, देन द वर्ब विद। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, वर्ब जो है वो हमेशा देर के नंबर और पर्सन्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ये देर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, देर अपने आप में एक एडवर्ब होता है। हम देर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या लगाना है। सेंटेंस में देर एक एडवर्ब का काम करता है, सब्जेक्ट हमेशा ये भी एक इन्वर्जन का रूल फॉलो करता है। इन्वर्जन क्या होते हैं, इन्वर्जन उस केस को कहते हैं जब आपके इंग्लिश का रूल थोड़ा सा रिवर्स गियर में चला जाता है, कि जहां पे वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो ऐसे चीजों से मिलके आपका एक छोटा सा चैप्टर अब बना दिया गया है इंग्लिश में, जिसे कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो देयर और इट ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको बेसिकली देयर वाला समझना है। अगर इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और इसके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। किसके साथ, ईट के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 100%। लेकिन एक सब्जेक्ट होता है देयर, ये देयर के साथ सिंगुलर भी यूज हो सकता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज हो सकता है। ये बात कैसे पता लगेगी, तो देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। तो इसलिए हम एडवर्ब के अंदर तो वो बात नहीं होती कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए। सेंटेंस के सब्जेक्ट बनने की का जो हुनर है वो कौन से दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास है, नाउन और प्रोनाउन के पास। तो देखिए, आप बोलते हैं देयर वॉज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे जो वॉज आया है ना, वो देयर के लिए नहीं आया, ये वॉज आया है अ लॉयन के लिए। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ये है और ये है आपकी वर्ब। इसी को कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको, इन्वर्जन। जब वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में आए। आप कहते हो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, आपने ये कहा। अगर देयर के साथ इज लगाते तो जैसे इट के साथ 100% है कि जो भी ना वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, लेकिन ऐसे देयर के साथ कोई फिक्स नहीं है। मैंने कहा देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहाँ पे ये जो आर आया है, यहाँ पे इज आया है, ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो यहां से क्या बात निकल के आई, इन्वर्जन किस खेत की मूली है,
तो इन्वर्जन में ये होता है कि वर्ब पहले आ जाती है और आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे ए बुक की बात हो रही है, एक बुक की, इसलिए हमने इज का यूज किया है। यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट ये है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया है। बताइए बात क्लियर हुई आप लोगों को? देयर वर 2 बॉयज इन द क्लास, यहाँ पे 2 बॉयज है इसलिए हमने वर का यूज किया है। यहाँ पे ए लॉयन था इसलिए हमने वॉज का यूज किया है। तो कई बार देयर से रिलेटेड भी एरर पूछ ले जाते हैं, तो आपको अब बात समझ में आनी चाहिए। अब तक हो सकता है आप ये सोचते हो कि देयर तो सब्जेक्ट है, कितने लोगों को ये भ्रम था? तो देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के, देयर की अपनी कोई खास मीनिंग थोड़ी होती है जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अगर ये सेंटेंस के लास्ट में आता है तो हम जानते हैं कि वहां इसकी मीनिंग होती है। हेयर देयर जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम करते तो इनकी अपनी कोई खास मीनिंग नहीं होती। जंगल में एक शेर था, हमने ये कहा, यहाँ पे वहां की तो कोई सेंस आए नहीं देयर का। तो बस ये चीजों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जब कोई काम हो, जब आपके किसी सेंटेंस में किसी काम का होना या ना होने के बारे में पता लगता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जनरली देयर से स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। ठीक है, तो जब किसी चीज के, तो खैर वो तो ट्रांसलेशन पर्पज से हो जाएगा, लेकिन आपको जो समझाना था वो चीजें समझ में आ गई। तो इतनी बात क्लियर है। अब छोटे छोटे चीजों से हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके सारे कवर हो गए, सारी चीजें हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस, 8-10 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, कितनी प्रैक्टिस मेरी तरफ से? अगर आप देखें 15 रूल्स में से अराउंड मैंने 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व करवाए हैं, या आपको, मैं चाहता तो सिर्फ आपको रूल्स बता देता, लेकिन समझाने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स देने थे, वो भी मैंने दिए। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि आपका थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप उसे खुद से अप्लाई नहीं करते, मैं आपको ये प्रैक्टिस क्यों करवाता हूँ? प्रैक्टिस करवाने का ये है कि आप खुद से तो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तो पता है कि बच्चे कितने पढ़ते हैं खुद से। एग्जाम टाइम में ही पढ़ते हैं जब उनका एडमिट कार्ड आने वाला होता है। बाकी तो बहुत कम स्टूडेंट्स ही होते हैं जो डेडिकेशन के साथ पढ़े जिस तरीके से एग्जाम टाइम पे पढ़ते। इसलिए एटलीस्ट मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी कर दूं एज ए टीचर होने के नाते। कल को ये तो नहीं कहेंगे कि सर ने यार ये चीज़ें बताई नहीं थी या ये नहीं करवाया था। हालांकि आज के टाइम पे तो इंटरेस्ट भी कम हो गया है टीचर स्टूडेंट्स का, जो पहले के टाइम पे जो एक बॉन्डिंग होती थी टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, अब वो वाली बात कहाँ है। न टीचर्स, न ही इतना स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं। टीचर का डेवलप तब, इंटरेस्ट तब डेवलप होता है जब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे नहीं, कुछ दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। चलिए आज इसी को ही यूज कर लेते हैं, बहुत दिन से ये भी यूज नहीं हुआ। अब आपने पढ़ लिए हैं, फटाफट बताएंगे कि आप ने इन रूल्स में से क्या चीजें सीखी। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कई एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, ही एज वेल एज, ही एज वेल एज, राइटिंग बोर्ड पे शो नहीं हो रहा? हाँ, देख, बाकी लोगों को विजिबल है क्या? ऐसे कैसे स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी थी मैंने आप लोगों को। चलिए
हेलो हेलो।